आज की कहानी, इस कहानी के बारे में आपसे ये कहूँगा कि एक क्राइम रिपोर्टर के नाते ख़ुद मेरे अंदर भी बहुत बार ये होता है कि कोई ऐसा केस जो सॉल्व ना हुआ हो तो क्यों नहीं होता है वो सॉल्व, ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्यों गुनहगार पकड़ाता नहीं है, उस केस में ऐसी क्या क्या मतलब राज रहस्य है जो ज़हीन से ज़हीन पुलिस अफसर, जो बाकी जांच एजेंसियाँ वो नाकाम रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं आज तक। अब जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे में सबूत नहीं मिले, बहुत सारे में क्रिमिनल बहुत होशियार होंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें जांच एजेंसी की लापरवाही की वजह से जांच सही दिशा में नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने हिंदुस्तान में तो लागू होती हैं कि सही से जांच नहीं हुई, पुलिस ने अपना काम नहीं किया। ये जो केस है ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बहुत दूर जर्मनी का मामला है। और आज लगभग 97 ईयर 97 साल हो गए। मुझे लगता है कि शायद दुनिया का कोई मर्डर का कोई ऐसा दूसरा एग्जाम्पल किसी केस का नहीं मिलेगा जो इतने साल के बाद भी जिसकी केस की फाइल को आज तक बंद नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों? 97 साल तक एक कत्ल की गुत्थी नहीं सुलझी, ऐसा क्यों? इतने सारे लोगों ने इस केस की जांच की फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ऐसा क्यों? और फिर ऐसा क्यों कि इस केस की फाइल को एक तरह से आप ये मान के चलें जो कानून के स्टूडेंट हैं या जो पुलिस फोर्स में आते हैं, जो जासूस हैं, इन्वेस्टिगेशन जिनका शौक़ है, वो तमाम लोग इस केस की फ़ाइल को पढ़ते हैं, इस केस की फ़ाइल की हर बारीकी को समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस केस के अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। और कहते हैं कि दुनिया में ये एक ऐसा केस है जिसमें जितने भी ज़हीन दिमाग पुलिस अफसर या दूसरी भी किसी भी जांच एजेंसी के अफसर, जासूस, लॉ के स्टूडेंट्स, वो इस केस की फ़ाइल को पढ़ते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि वाकई इसमें ऐसा क्या है कि केस सॉल्व नहीं हुआ। और सारे कैरेक्टर, सारे इंसिडेंट, सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं और वो अपने अपने हिसाब से फिर कातिल के बारे में आकलन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 97 साल बीत गए, आज भी एक केस को सॉल्व नहीं किया जा सका। आज भी ये केस की फ़ाइल जो है वो खुली हुई, इसको बंद नहीं किया गया इस उम्मीद में कि शायद कभी इस केस का सच सामने आ सके। हालांकि इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि मान लीजिए कि अगर अभी इस केस में कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं और केस वर्कआउट हो जाता है, तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगर इन सालों को देखूं, जितने टाइम हो गए, तो कातिल शायद अब ज़िंदा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 97 साल पहले का मामला है। और अगर उसने उस वक्त कोई बालिग होगा, मान लीजिए 16-18 साल का, तब भी उसकी उम्र करीब 110 साल से ऊपर ही चली जाएगी, तो उम्मीद नहीं है कि वो ज़िंदा हो। हालांकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100-110 साल के बाद भी ज़िंदा है। तो आखिर क्या है इस केस में और क्या है इसकी कहानी? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। बात मार्च 1922 की है, मार्च 1922। जर्मनी में एक शहर है म्यूनिक, और म्यूनिक से करीब 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक इलाका है जिसका नाम है बावेरियन। तो इसी बावेरियन इलाके में ये एक शहर से थोड़ा हटकर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, खुली जगह है और ठंड के मौसम में यहाँ बर्फ़बारी होती है काफ़ी। तो यहीं पे एक फार्म हाउस था इसी बावेरियन इलाके में, म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर। इस फार्म हाउस में एक किसान रहता था, अच्छा खासा रईस, अमीर किसान। उसका नाम था एंड्रियास ग्रूबर। तो एंड्रियास इस फार्म हाउस में, उसके साथ कुल 6 लोग रहते थे। एक एंड्रियास खुद, जिसकी उम्र थी उस वक्त लगभग 75-74, उसकी वाइफ काजिला जो करीब 70-68 की थी। इसके अलावा एक बेटी थी जो विधवा थी, विक्टोरिया, और उस विक्टोरिया के 2 बच्चे थे, एक बेटा जोसेफ 2 साल का और एक बेटी काजिलिया 7 साल की। इसके अलावा एक नौकरानी रहती थी। तो हस्बैंड वाइफ, एक विडो बेटी और उसके 2 बच्चे, ये 5, एक नौकरानी, 6 लोग फार्म हाउस में रहते थे। पैसे वैसे इनके पास सब कुछ थे, ज़िंदगी ठीक ठाक कट रही थी। तभी मार्च 1922 की बात है, एक रात जब ये सारा परिवार सो रहा था, अचानक एंड्रियास को एहसास होता है कि बाहर किसी के कदमों की आहट आ रही है।
कोई फार्म हाउस में दाखिल हो रहा है, कोई किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। एंड्रियास उठकर बाहर जाता है, देखता है बट कोई मिलता नहीं है। वो वापस आता है, थोड़ी देर के बाद उसे फिर आहट सुनाई देती है, तो वो अपनी बीवी को उठाता है और कहता है कि बाहर में कोई है, शायद किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी जो इनकी बेटी थी एंड्रियास की, विक्टोरिया, उसका 2 साल का बेटा जोसेफ, वो आवाज़ सुन के उठ जाता और रोने लगता है। तो एंड्रियास की वाइफ एंड्रियास को चुप करा देती कि तुम्हारा वहम है, यहाँ पे कोई नहीं है, रात को इतने देर रात कौन आएगा, सो जाओ। और ये बच्चा भी उठ गया और सुबह जो है वो कजीलिया जो 7 साल की थी, उसे स्कूल भी जाना है, तो सबकी नींद ख़राब होगी, तुम सो जाओ। तो एंड्रियास भी अपना इसको वहम मानता है और चूँकि बच्चे जाग गए थे तो वो और न जागे, सो जाए, इसलिए वो सो जाता है। इसके बाद रात बीतती है, सुबह होती है। सुबह अचानक दरवाज़ा खोलने के बाद एंड्रियास देखता है कि उसके दरवाजे पर एक अखबार है, लेकिन जो अखबार वो मंगाता था वो अखबार उसका नहीं था, बल्कि वो एक दूसरी भाषा का, एक दूसरे लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था जो उसके दरवाजे पे पड़ा हुआ था। अब वो हैरान इस बात पे था कि जो अखबार वो सालों से मंगा रहा है और सालों से जो हॉकर है वो न्यूज़पेपर लाकर डालता है, वो अखबार कई बार ऐसा हुआ उसने नहीं डाला, लेकिन उसकी जगह कभी दूसरा न्यूज़पेपर नहीं डाला। उस दिन मॉर्निंग में इसको अपने दरवाजे पे जो न्यूज़पेपर मिलता है, वो न्यूज़पेपर किसी और भाषा का, किसी और ज़ुबान का, जो ज़ुबान उसको आती भी नहीं थी। तो बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि वो पता करेगा अगले दिन। इसके बाद रात की बात उसे याद आती है, लेकिन रात की बात और सुबह अखबार का मिलना, तो वो कुछ सोचता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर ये भी सोचता है कि शायद उसका वहम हो। इस बीच में जब वो उठता है नाश्ता वाश्ता करने के बाद अपने फार्म हाउस के पीछे, उसकी नज़र पड़ती है, उस वक्त बर्फ़बारी हुई थी और उस बर्फ़बारी में उसको एक पैर के निशान दिखाई देते हैं बर्फ़ में। तो बड़ा हैरान होता है उस निशान को देखकर। फार्म हाउस के अंदर घर के पीछे के हिस्से में बर्फ़ के ऊपर पैर के निशान, जबकि उस पीछे के हिस्से में जहाँ बर्फ़ के पैर के ऊपर निशान मिले थे, वहाँ पे घर का कोई मेंबर कभी जाता नहीं था, इसलिए कि वहाँ झाड़ियाँ थी, कांटे उगे हुए थे, तो पिछला हिस्सा कोई भी घर का शख्स यूज़ नहीं करता था। तो एंड्रियास को बड़ी हैरत होती है कि ये बर्फ़ के पैर के निशान किसके हैं। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए घर के लोगों से पूछता है, पता चलता है कि उधर तो कोई महीनों से नहीं गया, क्योंकि झाड़ियाँ और कांटे हैं, तो पैर ना उलझ जाए इसलिए कोई गया ही नहीं। फिर उसे लगता है कि शायद नौकरानी गई हो, लेकिन जिस नौकरानी को इसने रखा था वो नहीं आई थी। उसने कहा कि मैं भी नहीं गई हूँ। जो पुरानी नौकरानी थी इससे पहले, इस नौकरानी को रखे हुए करीब 2-3 महीने हो गए थे। उस नौकरानी की कहानी ये थी, जो छोड़ कर गई थी, उसकी वजह ये बताई थी कि इस घर में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और यहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया है। तो वो नौकरानी कई बार रात के, चूँकि वो कमरे में अकेले सोती थी, सर्वेंट रूम अलग था, तो उसने कई बार ये शिकायत की। घर वालों ने कहा तुम्हारा वहम है, हम लोग को कभी ऐसी आवाज़ नहीं आती। लेकिन डर की वजह से वो उस नौकरानी ने, जो बहुत पुरानी थी, आखिरकार नौकरी छोड़ के चली गई। उसके बाद इन्होंने एक दूसरी नौकरानी को रखा था जिसकी उम्र करीब 44 साल थी। अब रात का को आहट की आवाज़, सुबह न्यूज़पेपर दूसरे भाषा की, फिर पीछे बर्फ़ के ऊपर पैर का निशान, ये तीनों चीज़ें जब हुई तो एंड्रियास सोचने पे मजबूर हुआ क्या करें। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हुई, ये जो दिन था वो फ्राइडे को हुई थी। फ्राइडे को बाकी पड़ोसियों ने भी देखा, एंड्रियास और सारे फैमिली को, बच्चे भी, सब कुछ। उसके बाद क्या होता है कि अचानक दिन गुजरता है और एक दिन अचानक एंड्रियास ये देखता है कि घर की चाबी जो है वो गायब है। अब घर की चाबी कहाँ गायब हुई, उसे ये लोग, चूँकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं, तो चाबी को एक लेकर जाते थे और इनको कहीं जाना था उस दिन, लेकिन घर में कोई चाबी नहीं थी। जिस जगह पे चाबी रखते थे वो चाबी भी गायब थी।
चूँकि वो नौकरानी जो डर से चली गई थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी नौकरानी रखी थी। वो नौकरानी कई बार आती थी और फिर रहती थी, और कई बार ऐसा भी होता था रात को नहीं रुकती थी, चली जाती थी। लेकिन जब ये चाबी गायब हुई उस दिन वो नौकरानी दिन में नहीं थी। तो अब ये भी था कि चाबी कौन लेगा, कौन चुराएगा। पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखा है, उन्होंने कहा कि कहीं इधर उधर हो गया होगा हम ही लोगों से। अब 31 मार्च की बात आती है। 31 मार्च को ये सारी चीज़ें हो गई, दिन बीत गई, रात होती है, सैटरडे का दिन आता है, फिर संडे का दिन आता है। अब सैटरडे संडे क्या होता है किसी को पता नहीं। मंडे को न्यूज़पेपर वाला हमेशा की तरह न्यूज़पेपर डालने आता है। जब वो न्यूज़पेपर डाल रहा था दरवाजे के पास, तो वो देखता है कि सैटरडे और संडे का न्यूज़पेपर भी दरवाजे पे उसी तरह पड़ा हुआ है, और उसको किसी ने उठाया नहीं। तो उसे बड़ी हैरानगी होती है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और ये लोग कहीं इतने सालों में कभी गए भी नहीं कि कहीं किसी रिश्तेदार या किसी और के पास। दिन भर कहीं घूम फिर कर चले जाएं तो अलग बात है, रात को लेकिन लौटते घर ही थे। तो न्यूज़पेपर वाले ने देखा कि न्यूज़पेपर पड़ा हुआ मंडे को। जब उसने डाला कि पिछले 2 दिन का अखबार पड़ा हुआ है, फिर उसने पड़ोसी से पूछा, तो पड़ोसियों ने बताया कि हाँ, पिछले 2 दिनों से मैंने इस घर के किसी मेंबर को नहीं देखा है, ना एंड्रियास, ना उनकी पत्नी, ना उनकी बेटी, ना दोनों बच्चे, न मेड। तो पड़ोसियों को भी फिक्र होती है जब वो हॉकर बताता है कि न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। उसके बाद वो पुलिस को सीधे फ़ोन करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस घर में अखबार पड़ा हुआ और घर के लोग गायब हैं, और कभी ऐसा बरसों में हुआ नहीं। जब खबर मिलती है तो फिर म्यूनिक पुलिस के इंस्पेक्टर उस वक्त थे जॉर्ज, अपनी टीम के साथ फार्म हाउस में पहुंचते हैं। फार्म हाउस में आने के बाद वो जब अंदर दाखिल होते हैं तो फार्म हाउस के पीछे के अलावा दाहिनी तरफ एक बाड़ा था। आमतौर पर ऐसे बाड़े में घोड़े या कुछ जानवर वानवर रखे जाते हैं। उस बाड़े में एंड्रियास की पत्नी काजिला, उनकी बेटी विक्टोरिया का बेटा जोसेफ जो 2 साल का था, और बेटी कजिलिया जो 7 साल की थी। इन 5 की लाश पड़ी हुई थी। 5 को किसी तेज़धार हथियार से मारा गया था, और लाश देखकर लग रहा था कि कम से कम कत्ल हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए। अब 5 की लाश देखने के बाद पहला शक ये हुआ कि इन 5 को घर की नौकरानी ने मार डाला है, क्योंकि उन लाशों में नौकरानी की लाश नहीं थी। तो पुलिस को लगा कि नौकरानी मार के चली गई है। इसके बाद पुलिस अंदर दरवाज़ा खोलती है घर का, क्योंकि ये बाड़े में लाश मिली थी। बट जैसे ही दरवाज़ा खोलती है अचानक से बहुत तेज़ बदबू आती है। पुलिस कमरे में दाखिल होती है तो जिस नौकरानी पर शक था उस नौकरानी की लाश भी रूम के अंदर पड़ी हुई थी, और सेम उसके जिस्म पे वैसे ही चोट के निशान थे जैसे बाहर पड़ी 5 लाशों के ऊपर थे। अब पुलिस इस बात पे हैरान थी कि 2 साल के बच्चे तक को कातिल ने नहीं छोड़ा और बड़ी बेरहमी से मारा। फिर लाश को ध्यान से देखने के बाद पता चला कि जो 7 साल की बेटी थी विक्टोरिया की, उसने शायद सबसे आखिरी में दम तोड़ा, और हमले के बाद भी वो काफ़ी ज़िंदा थी काफ़ी देर तक। उसको बाल पकड़कर घसीटा गया था। इस वजह से उसकी कई जगह से बाल उखड़ गए थे, और घिसटने के निशान, खून के निशान थे जो लकीर खींच रही थी। अब ये जब सारी चीज़ें हुई और उस वक्त एक फैमिली में 6 कत्ल, जब लोगों को पता चला तो हंगामा हो गया। पुलिस के ऊपर दबाव आया कि इस कत्लेआम का जो केस है इसको जल्द से जल्द सुलझाएं, कातिल को पकड़े। लोगों के अंदर ज़बरदस्त गुस्सा था, और म्यूनिख और उसके आसपास इस तरह के इंसिडेंट से पहले क्राइम के हिसाब से नहीं हुआ था। पुलिस ने पहली नज़र में ये माना कि इन सब के जो कत्ल किया गया वो कुदाल या फावड़ा जो नुकीला थे उनसे मारा गया, लेकिन पूरे फार्म हाउस में कहीं भी वो हथियार नहीं मिला। जब छानबीन की गई तो पता चला कि एंड्रियास का कोई रिलेटिव आसपास में रहता ही नहीं है, और न ये कभी किसी रिलेटिव के कभी घर गए। इन लोगों का किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। तो कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई करीबी, कोई दूर का कोई रिश्ता ही नहीं निकला। तो रिश्तेदार कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी का आना जाना नहीं था। तो फिर वजह क्या हो सकती है? अब यहाँ से पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच शुरू की।
1000 लोगों से ज़्यादा पुलिस ने पूछताछ की जो उस फार्म हाउस के आस पड़ोस में रहते थे, जो जितने शॉपकीपर, दुकानदार, हॉकर, इवन वहाँ से जो बस गुजरती थी, बस स्टॉप, बस के कंडक्टर, ड्राइवर, जिसका भी लिंक ज़रा सा इस गांव, इस फार्म हाउस से जुड़ता था, जो कभी आते थे, कभी जाते थे, या अंद्रयास परिवार जिनके संपर्क में था, चाहे वो शॉपिंग करने के लिए हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे स्कूल की किताबें, कॉपी ख़रीदने की हो, ड्रेस ख़रीदने की हो, कोई भी ऐसी चीज़, जिन जिन लोगों से इस परिवार का जुड़ाव था, उनमें से किसी भी एक शख्स को म्यूनिख पुलिस ने नहीं छोड़ा और हर एक से पूछताछ की, लेकिन उसके बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। शुरू में पुलिस को ये भी लगा कि शायद ये मामला, अगर ऐसा कोई है नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, तो रॉबरी इसका मोटिव हो सकता है, लूटपाट के लिए किया गया हो। लेकिन जब पुलिस ने फार्म हाउस के अंदर की तलाशी ली तो जितने भी नकदी, पैसे, जेवर, जो कीमती सामान थे, वो सब घर के अंदर अनटच थे, किसी भी कातिल ने उसको छुआ तक नहीं था। तो ये रूल आउट हो गया कि ये रॉबरी मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि घर में कोई भी कीमती सामान उससे वहाँ से लूटा ही नहीं गया। तो फिर कातिल कौन हो सकता है? एक एक छोटे छोटे जो सुराग थे उन सबको पुलिस ने पकड़ा, टटोला। फार्म हाउस की इवन ज़मीन कहाँ से डील हुई, कब कितने में डील हुई, उसका कौन था डीलर, पड़ोसी लोग कैसे हैं, पड़ोसी का पूरा हिस्ट्री, एक एक का कौन कौन, उनसे क्या रिश्ता। शहर में जब ये म्यूनिख पहुँचते तो म्यूनिख में कहाँ कहाँ इनका जाना आना होता, किन किन लोगों से संपर्क होता, मतलब पूरा जो चेन था वो हर एक को कर लिया। कोई सुराग नहीं मिला कहीं से। फिर पुलिस को एक थोड़ी सी सुराग या एक उम्मीद मिलती है, और वो ये होता है कि शायद इस हत्याकांड के पीछे जो विक्टोरिया, विधवा बेटी थी अंद्रयास की, उसका मुर्दा पति हो सकता है। आप ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको कि जो मुर्दा है, जो मर चुका है, वो कैसे खून कर सकता है। लेकिन इस एंगल पे भी पुलिस ने जांच की। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी क्यों पुलिस ने जांच की। असल में विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे, उसका नाम था कार्ल ग्रेबियल। ये जर्मन आर्मी में था और आर्मी में रहते हुए ही इसकी मौत हो गई थी, कार्ल गैब्रियल की, जो विक्टोरिया का हस्बैंड था। लेकिन इस मौत की तस्दीक तो की जर्मन आर्मी ने, लेकिन कभी भी गैब्रियल की लाश नहीं बरामद हुई, उसकी लाश कभी नहीं मिली। तो ये मान लिया कि वो मर चुका है, मुर्दा है ऑफिशियली। जो भी उसके पेंशन और बाकी चीज़ें वो भी सब गवर्नमेंट ने दी, सब कुछ दी, लेकिन कभी भी विक्टोरिया के हस्बैंड की लाश बरामद नहीं हुई। तो पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की कि हो सकता है कि वो ज़िंदा हो और कोई ऐसी दुश्मनी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो आया और उसने कत्ल करके और वो सब पूरे परिवार का चला गया। लेकिन उसमें भी पुलिस को नाकामी हाथ लगी, क्योंकि उसने जितनी भी अपनी कोशिश थी वो लगा दी कि अगर वो ज़िंदा है, मरा नहीं है आर्मी में, तो कहाँ हो सकता है, किस रूप में हो सकता है, किस भेष में हो सकता है, क्या नाम बदल के किस शहर में कहाँ क्या कर रहा हो। उसके पूरे रिश्तेदार को, उसकी जो विक्टोरिया के ससुराल वाले, उन सबको खंगाल डाला, पर पता चला कि वो मौत के बाद कभी दिखाई ही नहीं दिया किसी को। इसी बीच फिर पड़ोसियों ने बताया, जिस फार्म हाउस में सारा कत्लेआम हुआ था, कि उनको एंड्रियास की पूरी फैमिली के कत्लेआम के बाद, उनकी मौत के कुछ दिन के बाद, अचानक उनके घर के किचन की चिमनी जलती हुई नज़र आई और चिमनी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस घर में किसी का साया भी देखा जो चल रहा था उस घर के अंदर। तो एक साथ कई पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से धुआं देखा था, जबकि उस घर में कोई नहीं था, और कुछ लोगों को चलते हुए भी देखा। उनके कहने पे पुलिस ने कई बार फार्म हाउस खुलवाया, फिर वहाँ गई, उस चिमनी को चेक किया, बाकी चीज़ें देखी, बट कहीं से इस बात के सबूत नहीं मिले कि इनकी मौत के बाद कभी उस चिमनी और बाकी चीज़ों में कुछ कभी जलाया गया हो। पुलिस कोशिश करती रही, जितने ज़हीन दिमाग थे जर्मन पुलिस के, उन सबको लगाया गया। CID इसमें काम की, जासूस लगे, अलग अलग स्पेशलिस्ट लगे, हर एक ने अपने अपने लेवल पे जांच की। एक पूरा कई हज़ार लोगों की जो कड़ियाँ बनी, उन सब से बात हुई। लेकिन उस रात उस घर में कौन आया, इन 6 लोगों को किसने मारा, क्यों मारा, वजह क्या थी, ये राज कभी खुला ही नहीं। तब धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया, लोग भी भूलते गए, तब म्यूनिख पुलिस ने एक फ़ैसला किया
क्योंकि हर एक केस में एक मियाद होती है। बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है कि इतने साल तक अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना केस क्लोज। अपने यहाँ भी बहुत सारे केस ऐसे क्लोज फाइल बंद कर देते हैं जिसमें सबूत ना हो, गवाह ना हो। जैसे इवन आरुषि केस में सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट डाल दी थी कि हमें नहीं मालूम कातिल कौन है। बाद में वही क्लोज़र रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील करना पड़ा, जिस पर सज़ा हुई। बट म्यूनिख पुलिस ने एक फ़ैसला किया कि इस केस को हम क्लोज़ नहीं करेंगे, इसकी फ़ाइल खुली रहेगी। जब जब इसमें कोई नया सुराग मिलेगा हम उसकी जांच करेंगे। और वो बीच बीच में उसकी फिर से जांच शुरू करते और उसमें जो भी अपडेट होता उस केस फाइल को अपडेट करते जाते। करते 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 1922 से 2019 आ गया, 97 ईयर बीत गए, ये केस नहीं खुला। जर्मनी में जो भी लोग पुलिस, लॉ, कानून इन सब की पढ़ाई करते हैं वो एक बार इस केस को ज़रूर पढ़ते हैं, एक तरह से चैलेंज के तौर पे कि क्या पता इस केस की फ़ाइल पढ़ने से वो कातिल या कातिल के बारे में कोई सुराग निकाल सकें और उसको पता कर सकें। और इस केस की फ़ाइल की वजह से ही जिस फार्म हाउस में ये कत्लेआम हुआ है कि फैमिली के 6 लोगों को मारा गया, उस एंड्रियास के फार्म हाउस को वो एक समाधि स्थल बना दिया गया है। तो वो समाधि के तौर पे वहाँ आज भी मौजूद है और आज भी एंड्रियास और उसके पूरी फैमिली की वो केस फाइल ज़िंदा है, खुली हुई है। और एक चुनौती है हर ज़हीन दिमाग पुलिस अफसर या किसी भी जांच एजेंसी के अफसर के लिए कि आओ केस फाइल पढ़ो, केस को समझो और अगर इसे सॉल्व कर सकते हो तो करो, कातिल तक पहुंच सकते हो तो पहुंचो। बट 97 साल हो गए, अभी तक इस चुनौती को किसी ने कामयाबी से एक्सेप्ट नहीं किया, इसको सॉल्व नहीं किया। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि शायद अब ये है कि एक बार पता तो चल जाए कि आखिर वो कातिल था कौन, क्योंकि अब कातिल का ज़िंदा हाथ आना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस उम्र इस केस को देखते हुए 97 साल पुराना मामला है, शायद वो ज़िंदा ही ना हो। लेकिन अब भी एक सवाल ये पूरे जर्मनी में, ख़ासतौर पे म्यूनिख पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि 6 लोगों का कातिल आज तक हाथ नहीं आया। आज तक यही नहीं पता चला कि कत्ल किसने किया, क्यों किया, क्या वजह थी। इसीलिए कहते हैं कि ये अब शायद दुनिया के कुछ चुनिंदा केसों में है जिसकी फ़ाइल इतने सालों बाद भी खुली हुई है। उम्मीद करता हूँ कि कभी ये केस खुले और पता चला कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। और ऐसा पता चला तो जाहिर सी बात है क्राइम तक की फैमिली को मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले बताऊँ, पूरी डिटेल में बताऊँ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये कहानी ही की तरह है। इसका अंजाम, इसका आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है। इस केस की फ़ाइल पे आखिरी जो सारी चीज़ें होनी है वो बाकी है। इंतज़ार कीजिए क्या होता है, कभी खुलता भी है कि नहीं खुलता है।